हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है डीमर्जर। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविज़न्स हैं आज हम वो स्टडी करेंगे। डीमर्जर का क्या मीनिंग है, क्या इसके सेक्शंस हैं, सब कुछ स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉर्पोरेट टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की सभी वीडियोस को अगर आपने वॉच करना है अकॉर्डिंगली तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इन सभी वीडियोस को अकॉर्डिंगली वॉच कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टर्म का मीनिंग समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डीमर्जर, डीमर्जर होता क्या है। उसके बाद हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको स्टडी करेंगे। पहले इसका आसान भाषा में मतलब समझ लेते हैं। तो डीमर्जर क्या है? एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसमें एक कंपनी क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है वन और मोर ऑफ इट्स बिजनेस अंडरटेकिंग्स। बेसिकली यहाँ पर कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेसेस की बात हो रही है। कॉन्ग्लोमेरेटेड बिजनेसेस वो होते हैं जिसके बहुत सारे अलग अलग फील्ड में जिनके बिजनेसेस होते हैं। लार्ज कंपनीज इनको आप बोल सकते हो। तो जब लार्ज कंपनीज जो हैं डिवाइडेड होती हैं अलग अलग पार्ट्स में, तो कुछ उसी टाइप को ही हम क्या कहते हैं, डीमर्जर कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें यही गिवन है कि डीमर्जर एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसमें एक कंपनी ट्रांसफ़र करती है एक या एक से ज़्यादा अपने बिजनेसेस अंडरटेकिंग को किसी दूसरी कंपनी में। तो यहाँ जो दूसरी कंपनी होगी वो कंपनी कहलाएगी रिजल्टिंग कंपनी, और जो कंपनी डीमर्ज हो रही है वो कहलाएगी डीमर्ज्ड कंपनी। ठीक है। तो अदर वर्ड्स में बात करें, व्हेन अ कंपनी स्प्लिट्स ऑफ का मतलब होता है कि जब एक कंपनी डिवाइड हो रही है इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटी इनटू सेवरल कंपोनेंट, मतलब वो कंपनी जो है डिवाइड हो रही है, जो भी उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो भी बिजनेस कर रही है वो अपनी जो है अलग अलग अंडरटेकिंग्स में जो है डिवाइड हो रही है विद द इंटेंट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। और ऐसा वो क्यों कर रही है, क्या इंटेंशन है उसका ऐसा करने में? क्योंकि उसको एक नई कंपनी बनानी है। दैट ऑपरेट्स ऑन इट्स ओन और सेल और डिसॉल्व द यूनिट सो सेपरेटेड इज कॉल्ड अ डीमर्जर। मतलब अब वो नई कंपनी बन जाएगी, एक सेपरेट यूनिट बन जाएगी और वो खुद जो है ऑपरेट करेगी खुद से। तो बेसिकली एक नई कंपनी बनती है जिसको हम बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। तो यहाँ पे बोला भी गया है, एक डीमर्ज्ड कंपनी इज सेड टू बी वन हुज अंडरटेकिंग आर ट्रांसफर्ड, कि हम किसी कंपनी को डीमर्ज्ड कंपनी तब बोलेंगे जब उसकी जो है अंडरटेकिंग जो है वो ट्रांसफ़र की गई हैं दूसरी कंपनी को। एंड दी कंपनी टू विच दी अंडरटेकिंग्स आर ट्रांसफर्ड, और जिस कंपनी में वो अंडरटेकिंग्स ट्रांसफ़र की गई हैं वो कहलाती है रिजल्टिंग कंपनी। तो अब हम स्टडी करते हैं हमारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें डीमर्जर का टॉपिक गिवन है इनकम टैक्स में या कॉर्पोरेट टैक्स में बोल सकते हैं। डेफिनेशन हमें गिवन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 19A के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमारे को जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी के बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा भी था, इसके क्या क्या सेक्शंस हैं। और टैक्स इंसेंटिव की स्टडी करेंगे। शेयर होल्डर्स जो होते हैं डीमर्ज्ड कंपनी के उनको क्या टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, और डीमर्ज्ड कंपनी को क्या टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, और रिजल्टिंग कंपनी के क्या टैक्स इंसेंटिव है। जब हमने अमालगमेशन पढ़ा था तो हमने ये टैक्स इंसेंटिव्स पढ़े थे ना, शेयर होल्डर को, अमालगमेटिंग को और अमालगमेटेड को मिले थे, है ना। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी और शेयर होल्डर्स ही हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी बताई गई है रिजल्टिंग कंपनी की, तो हम स्टडी करते हैं फिर। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री हैज़ थ्रोन अप द नीड फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ लॉज रिलेटिंग टू बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, कि जब ना एक बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका रिस्ट्रक्चर किया जाता है ना, रिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम इसको, रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं।
तो लॉज यानी कि कानूनों की ज़रूरत पड़ी है ना। बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है कंट्री में। अब जब वो रीऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक यहाँ पे डीमर्जर का केस है, तो डीमर्जर के केस में क्या क्या कानून बने हुए हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जब ये कानून बने है ना, तो इससे क्या हुआ, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, और विच हैव बिकम नेसेसरी विद द व्यू टू अनेबल द इंडियन इंडस्ट्री टू रीअरेंज इटसेल्फ टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो कुल मिला के इनके कहने का यही मतलब है कि जब एक बिज़नेस रीऑर्गेनाइज हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून बनाए जाएं ताकि जो है यूटिलाइजेशन हो सके बेटर वे में इस रिसोर्सेज का। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडियन इंडस्ट्री को कि वो ताकि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो रीअरेंज कर पाए, अपने आप को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना पाए। तो इस व्यू में डीमर्जर हैज़ बीन मेड टैक्स न्यूट्रल। तो डीमर्जर जो है टैक्स न्यूट्रल बना, इट डज नॉट अट्रैक्ट एनी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी। तो साफ साफ बोल दिया गया है कि डीमर्जर की वजह से कोई भी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं लगती है। दूसरी बात, डीमर्जर में क्या होता है, टैक्स बेनिफिट एंड कंसेशंस अवेलेबल टू एनी अंडरटेकिंग शैल बी अवेलेबल ऑन इट्स ट्रांसफर टू दी रिजल्टिंग कंपनी। कि कोई भी अगर टैक्स बेनिफिट है या कोई कंसेशन है किसी अंडरटेकिंग को, तो वो टैक्स बेनिफिट और कंसेशन भी रिजल्टिंग कंपनी के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मतलब जब डीमर्जर होगा तब, है ना। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं डीमर्जर की। तो यहाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 19A के अकॉर्डिंग डीमर्जर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स द ट्रांसफ़र, मतलब कंपनी के रिलेशन में जो डीमर्जर है उसका क्या मतलब है, ट्रांसफ़र परजुवेंट टू अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अंडर द सेक्शन 230 to 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो बोला गया है कि एक कंपनी का जब डीमर्जर होता है तो वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है अपनी जो अंडरटेकिंग्स हैं उनको, लिखा है ना यहाँ पे, वन और मोर अंडरटेकिंग्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। और जिस कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाता है वो क्या कहलाती है, रिजल्टिंग कंपनी कहलाती है। ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया है। और इन सच अ मैनर दैट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड बाय द डीमर्ज्ड कंपनी इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। ऑब्वियसली अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी भी जो ट्रांसफ़र हो रही है वो रिजल्टिंग कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगी, है ना। और वही ऐसे ही लाइबिलिटी के केस में भी है कि अगर कोई लाइबिलिटी किसी अंडरटेकिंग की ट्रांसफ़र की जा रही है, डीमर्जर हो रहा है, तो रिजल्टिंग कंपनी की भी वो लाइबिलिटी बन जाएगी। प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी अफोरसेड आर ट्रांसफर्ड एट वैल्यू अपियरिंग इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अब ये जो प्रॉपर्टी, ये जो लाइबिलिटी जो ट्रांसफर्स हो रही है ना, ये बुक वैल्यू पर होंगी, मतलब जो अकाउंटिंग बुक वैल्यू में रिकॉर्डेड होगी ना वैल्यू, उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र की जाएंगी, ठीक है। और रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी एंड द लाइबिलिटी एट बुक वैल्यू शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस। अब एक बात और भी बोली गई है कि ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है, ये एक केस में अप्लाई नहीं होगी। वो केस कौन सा है, where the property and the liability of the undertaking received by a resulting company are recorded at value different from the value। अच्छा, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर रिजल्टिंग कंपनी ने अपने जो रिकॉर्ड करी है वैल्यू प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी की, अगर वो डिफरेंट है बुक वैल्यू से, तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और बस यही था ये पॉइंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट इसमें। और उसके बाद द रिजल्टिंग कंपनी इशूज़ इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्जर। रिजल्टिंग कंपनी जो है इशू करेगी क्या, इट्स शेयर टू शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। ऑब्वियसली अब डीमर्ज्ड जिसने अपनी अंडरटेकिंग्स को ट्रांसफ़र किया है, जिसने अपनी अंडरटेकिंग्स को ट्रांसफ़र किया है रिजल्टिंग कंपनी के पास, अब वो रिजल्टिंग कंपनी कुछ ना कुछ कंसीडरेशन तो देगी ना शेयर होल्डर्स को। तो वो क्या कंसीडरेशन होगा, वो यही कंसीडरेशन होगा कि रिजल्टिंग कंपनी इशू करेगी शेयर्स, और किसको, शेयर होल्डर्स को, जो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, मतलब जितना उनका हिस्सा बनता है उस बेसिस पे, ठीक है।
The shareholder holding not less than 75% in the value of share in the demerged company become shareholder of the resulting company. तो यहाँ पे बोला गया है कि जिन शेयर होल्डर्स की 75% से या 75% से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो जो है रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाएंगे. ठीक है, ट्रांसफ़र हो गया, वो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर थे, 75 या उससे ज़्यादा की उनकी शेयर होल्डिंग थी, तो वो ऑटोमेटिकली रिजल्टिंग कंपनी के, मतलब डीमर्जर के बाद रिजल्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर वो बन जाएंगे. द ट्रांसफ़र ऑफ द अंडरटेकिंग इज़ ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस. गोइंग कंसर्न बेसिस हम जानते हैं ना क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है ना कि बिज़नेस जो है वो लॉन्ग रन में हम चलाएंगे. ये नहीं है कि हमने कोई पीरियड डिसाइड किया हुआ है या ऐसा कुछ नहीं है. गोइंग कंसर्न बेसिस पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस अंडरटेकिंग को कि ये अंडरटेकिंग, ये जो बिज़नेस हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये आगे भी काम करता रहेगा. द डीमर्जर इज़ इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन इफ़ एनी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑब्वियसली अब डीमर्जर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नोटिफाई करेगी, कुछ इसके रिगार्डिंग प्रोविज़न, तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा. अब अंडरटेकिंग में क्या क्या आता है, यहाँ पे डिफाइन एक्सप्लेन किया हुआ है. अंडरटेकिंग में क्या क्या आता है, ए यूनिट और डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटी एज अ होल बट डज नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल एसेट. मतलब इंडिविजुअल की एसेट और लाइबिलिटी नहीं आएगी इसमें, बाकी सब जो है वो आएगा, है ना. अब मेन जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें गिवन है, लाइबिलिटीज़ के बारे में देखिए क्या गिवन है. लाइबिलिटीज़ शेल इंक्लूड लाइबिलिटीज़ विच अराइज आउट ऑफ द एक्टिविटी और ऑपरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग. कि जो भी लाइबिलिटी हो रही है अंडरटेकिंग से वो वाली लाइबिलिटी में इंक्लूड होगी. मतलब लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा वो बताया गया है यहाँ पे. तो जो भी एक्टिविटीज़ की वजह से या जो भी ऑपरेशंस की वजह से अगर कोई दायित्व बना है तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा. दूसरा, कोई स्पेसिफिक लोन या बोरोइंग रेज की गई जिसमें हमारे डिवेंचर्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, और ये सब भी लाइबिलिटी के अंतर्गत आएगा. और अमाउंट ऑफ जनरल मल्टीपर्पज़ बोरोइंग्स, ये सब भी हमारे लाइबिलिटी में आएगा. और तीसरा, फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड. अगर आपको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन अकाउंट ऑन देयर रिवैल्यूएशन शैल बी इग्नोर्ड. मतलब हम रिवैल्यूएशन को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू को ही रिकॉर्ड करेंगे. ये अभी हमने पढ़ा भी था ना. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी की बात कर लेते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग अप. एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिवाइड किया जा रहा है अलग अलग सेपरेट कंपनीज़ में, और उसको हम क्या मानेंगे, डीमर्जर ही तो मानेंगे ना. कि अगर कोई कंपनी अलग अलग सेपरेट यूनिट्स में डिवाइड हो रही है तो इट मीन्स कि वो डीमर्जर हो रहा है. तो इफ़ such a reconstruction or splitting up has been made to transfer any asset of the demerged company to the resulting company. मतलब यहाँ पे कुछ ये ABC जो है ना, ये कंडीशंस बताई गई हैं कि हम इनको डीमर्जर मानेंगे अगर ये कंडीशंस हुई तो पहली कंडीशन क्या है कि एसेट का ट्रांसफ़र होना चाहिए डीमर्ज्ड कंपनी के द्वारा रिजल्टिंग कंपनी को, है ना. तो ये डीमर्जर की कंडीशन है, तो ये भी डीमर्जर कहलाएगा. दूसरा, सच रिजल्टिंग कंपनी इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी. वो जो रिजल्टिंग कंपनी है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी होनी चाहिए ऑन दी अपॉइंटेड डेट इंडिकेटेड इन सच स्कीम. मतलब बेसिकली हम बात पब्लिक सेक्टर कंपनी की कर रहे हैं, और अप्रूव्ड होनी चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनीज एक्ट के द्वारा. तीसरा, सच रिजल्टिंग कंपनी फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो और जो रिजल्टिंग कंपनी जो है सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगी और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई होगी तो वो डीमर्जर का केस होगा. अब वही बताया गया है यहाँ पे डीमर्ज्ड कंपनी क्या होती है और रिजल्टिंग कंपनी क्या होती है. ये तो मैंने अभी आपको काफ़ी बार बता दिया है. डीमर्ज्ड कंपनी का सेक्शन याद रखेंगे, सेक्शन 2 सब सेक्शन 19AA डीमर्ज्ड कंपनी. ठीक है, अगर आ गया 2 मार्क्स में तो लिख सकते हैं हम. तो इट मीन्स द कंपनी हुज अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर्ड, है ना. मतलब वो कंपनी जिसकी अंडरटेकिंग ट्रांसफ़र हो रही है और डीमर्जर हो रहा है, और वो ट्रांसफ़र किस में हो रही हैं, रिजल्टिंग कंपनी में हो रही हैं, तो वो डीमर्ज्ड कंपनी है. रिजल्टिंग कंपनी कौन सी होगी,
इट मीन्स वन और मोर कंपनीज टू विच द अंडरटेकिंग ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी इज ट्रांसफर। अब जो डीमर्ज्ड कंपनी अपनी अंडरटेकिंग्स को ट्रांसफर कर रही है जिस भी कंपनी में, वो कंपनी रिजल्टिंग कंपनी कहलाएगी। दैट्स इट। टैक्स इंसेंटिव्स की अब हम बात करेंगे। शेयर होल्डर टू डीमर्ज्ड कंपनी, टैक्स इंसेंटिव टू शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर्स को क्या टैक्स बेनिफिट है, जो डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनकी बात की जा रही है। नंबर 1, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी। तो इसके बारे में क्या बोला गया है कि वेयर shares in an Indian company which become the property of the assessee in consideration of demerger, there shall be included the period for which the shares in the demerged company were held by the assessee। तो बेसिकली बोला गया है कि जो शेयर्स हैं इंडियन कंपनी में, जो अब हम जानते हैं असेसी की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैंने किसी कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो अब अगर डीमर्जर हो रहा है उस कंपनी का, वो कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है अपने अंडरटेकिंग्स को रिजल्टिंग कंपनी को, तो मुझे तो कंसिडरेशन पाने का अधिकार है ना, मेरे शेयर का प्राइस मुझे दो, है ना, जो अभी हमने पढ़ा था। तो उसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग भी बता दिया जाएगा, वो भी इंक्लूड होगा। और दूसरा, एग्जेम्पशन हमें मिलेगी, शेयर होल्डर्स को एग्जेम्पशन मिलेगी टैक्स में। शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी आर नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन टैक्स, है ना, शेयर्स भी तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना रिजल्टिंग कंपनी में। इट डजेंट मीन कि कोई कैपिटल गेन उनको भरना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स किनको, शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं टैक्स इंसेंटिव टू डीमर्ज्ड कंपनी, यानी कि जिसकी अंडरटेकिंग्स डिवाइड हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं। नंबर 1, प्लांट और मशीनरी अगर वो ट्रांसफ़र कर रही हैं, on which investment allowance is claimed if such asset is transferred under a scheme of demerger, the benefit of deduction उनको मिल जाएगी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो 32 AD के अंतर्गत अगर वो डीमर्जर के अकॉर्डिंग प्लांट और मशीनरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उनको जो है डिडक्शन मिल जाएगी, मतलब डिडक्शन विड्रॉ नहीं होगी, मिलेगी। नंबर 2, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, डीमर्ज्ड कंपनी को भी टैक्स से छूट मिलेगी। देयर शैल बी नो लाइबिलिटी फॉर कैपिटल गेन टैक्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। हमने पढ़ा हुआ है ना कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, जब भी कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होती है तो टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डीमर्जर का केस है तो एग्जेम्पशन मिलेगी। थर्ड, टैक्स कंसेशन टू फॉरेन कंपनी, तो देयर शैल बी नो लाइबिलिटी फॉर कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी बाय द डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी टू द रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी। तो यहाँ पे बोला गया है कि फॉरेन कंपनी को भी टैक्स कंसेशन मिलता है कि अगर कोई डीमर्ज्ड कर रही है फॉरेन कंपनी रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी को, इफ़ द शेयर होल्डर होल्डिंग नोट लेस देन द 3/4 का मतलब 75%, राइट। तो द शेयर होल्डर होल्डिंग नोट लेस देन 3/4 इन द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन शेयर होल्डर ऑफ द, मतलब तब मिलेगा टैक्स कंसेशन जब डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं 75% या उससे ज़्यादा के होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, वो अगर रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी के शेयर होल्डर बने रहते हैं तो उनको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, कि इनको डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी को। उसके बाद सच ट्रांसफ़र डज नॉट अट्रैक्ट टैक्स, और ऐसा ट्रांसफ़र से कोई भी कैपिटल गेन टैक्स भी अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब नहीं लगेगा। इन विच द डीमर्ज्ड फॉरेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, ये कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। उसके बाद नंबर 4, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो एग्जेम्पशन मिली है डीमर्जर के केस में, तो देयर शैल बी नो टैक्स लाइबिलिटी ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ स्पेक्ट्रम, कि टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के उसमें जो है लाइसेंस मिला है तो उसकी भी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, बाय द डीमर्ज्ड कंपनी। द रिजल्टिंग कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी, तो रिजल्टिंग कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो। उसके बाद टैक्स इंसेंटिव रिजल्टिंग कंपनी को क्या मिलता है? पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू ऑपरेट टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो वेयर इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर, मतलब डीमर्जर के केस में
जो डीमर्ज्ड कंपनी है वो सेल या ट्रांसफ़र करेगी अगर लाइसेंस किसको, रिजल्टिंग कंपनी को, और रिजल्टिंग कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो रिजल्टिंग कंपनी को क्या मिल सकता है, इस पे डिडक्शन मिल सकता है। किस पे, जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स होंगी उस पे डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिडक्शन का फ़ायदा है रिजल्टिंग कंपनी को। दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो वेयर द अंडरटेकिंग ऑफ एन इंडियन कंपनी, किसी इंडियन कंपनी की अंडरटेकिंग विच इज़ एंटाइटल्ड टू डिडक्ट सच एक्सपेंसेस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर इंडियन कंपनी की कोई अंडरटेकिंग जो है, मतलब कोई बिजनेस जो है, विच इज़ एंटाइटल्ड टू डिडक्ट सच एक्सपेंसेस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी इन स्कीम ऑफ डीमर्जर, द रिजल्टिंग कंपनी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डिडक्शन। तो अब देखिए, हमने पढ़ा कि डीमर्जर के केस में एसेट भी ट्रांसफ़र होती है और लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र होती है। तो ये हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है ना। तो अगर ये ट्रांसफ़र हो रहा है तो इस केस में रिजल्टिंग कंपनी क्या कर सकती है, डिडक्शन क्लेम कर सकती है। बस ये बोला गया। थर्ड, एक्सपेंसेस फॉर डीमर्जर। अब डीमर्जर हो रहा है तो कुछ खर्चे भी होंगे। तो वेयर एन इंडियन कंपनी इनकर एक्सपेंडिचर, अगर इंडियन कंपनी खर्चा कर रही है, चाहे होली करे चाहे एक्सक्लूसिवली करे डीमर्जर के पर्पज़ से, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगी 20% की, ठीक है। फॉर ईच ऑफ 5 आगे आने वाले 5 साल में डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद फोर्थ, मतलब आप ये सेक्शन पढ़ते जाएं, 35D, 35DD, DDA, अब 35E आता है, नहीं DDA। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, तो अब एक्सपेंसेस हुए वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत। तो वेयर द अंडरटेकिंग ऑफ एन इंडियन कंपनी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट सच एक्सपेंसेस इट इज़ ट्रांसफर टू अनदर कंपनी, मतलब जिस अंडरटेकिंग को ट्रांसफ़र किया गया है उसने अगर ये एक्सपेंसेस डिडक्ट करे हैं, है ना, इस ट्रांसफ़र टू अनदर कंपनी इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर, डीमर्जर के केस में जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको इस केस में भी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा ऑफ सर्टेन मिनरल्स की बात की जा रही है। तो वेयर द अंडरटेकिंग ऑफ एन इंडियन कंपनी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और प्रोस्पेक्टिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन मिनरल्स, मतलब कि जब एक इंडियन कंपनी क्या कर रही है, एंटाइटल टू डिडक्शन, मतलब उसको डिडक्शन मिल सकती है अगर वो किस चीज़ पे खर्चा कर रही है, मिनरल्स की प्रोडक्शन पे अगर खर्चा कोई हो रहा है और फिर जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है इंडियन कंपनी को, मतलब रिजल्टिंग कंपनी को बोल सकते हैं आप डीमर्जर के केस में, तो रिजल्टिंग कंपनी को जो है डिडक्शन मिल जाएगी इस एक्सपेंसेस पे। 35E7A के अंतर्गत आता है। 6 की बात करें तो एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टिंग एक्सेट्रा ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो एक्सपेंसेस किस पे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के केस में। तो अब डीमर्जर का केस है, अगर डीमर्ज्ड कंपनी सेल कर रही है या ट्रांसफ़र कर रही है अपने बिजनेस को रिजल्टिंग कंपनी को, और बिफोर क्लेमिंग फुल डिडक्शन, मतलब उसने डिडक्शन क्लेम नहीं करी, उससे पहले ही उसने क्या कर दिया, डीमर्जर कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, रिजल्टिंग कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगी उस एक्सपेंडिचर पे, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से के प्रोडक्शन से रिलेटेड। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट की बात करें तो डीमर्जर स्कीम के अंतर्गत एनी कैपिटल एसेट अगर कोई ट्रांसफ़र की गई है डीमर्ज्ड कंपनी के द्वारा, किसको, रिजल्टिंग कंपनी को, एंड द रिजल्टिंग कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी, और रिजल्टिंग कंपनी क्या है, इंडियन कंपनी है, और द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट टू द रिजल्टिंग कंपनी शैल बी टेकन टू बी द सेम। तो यहाँ पे बोला गया है, तो डीमर्जर के केस में अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र की जा रही है डीमर्ज्ड कंपनी के द्वारा किसी रिजल्टिंग कंपनी को, तो जो भी रिजल्टिंग कंपनी है हमारी, अगर वो इंडियन कंपनी है, तो वो उस कैपिटल एसेट जो ट्रांसफ़र हो रही है उसको एक्चुअल कॉस्ट पे ही क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। तो यही है इसके बारे में, एक्चुअल कॉस्ट के बारे में, कि एक्चुअल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट की बात करें तो वेयर इन अ प्रीवियस ईयर में अगर कोई एसेट, एनी एसेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ एसेट, यानी कि प्रीवियस ईयर में अगर कोई एसेट जिसमें ब्लॉक ऑफ एसेट का कोई पार्ट ट्रांसफ़र किया गया डीमर्ज्ड कंपनी के द्वारा रिजल्टिंग कंपनी को, तो रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट इन द केस ऑफ रिजल्टिंग कंपनी शैल बी द, मतलब जो उसका WDV था
वही जो है WDV होगा ट्रांसफर्ड एसेट का भी, और इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू करके ही होगा, ठीक है। और उसके बाद डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अंडरटेकिंग, तो डिडक्शन इज अलाउ की जाती है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन, यहाँ पे हमें गिवन है IAB, IB, IC और IE, 80 IAB है ना, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, तो कुछ कंडीशंस भी फुलफिल करनी होती हैं। तो इफ़ द रिजल्टिंग कंपनी फुलफिल, अगर रिजल्टिंग कंपनी वो कंडीशंस फुलफिल करती है तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी। और वही हमारा SEZ के बारे में गिवन है, वेयर अ यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ टू अनदर यूनिट इन अ स्कीम ऑफ डीमर्जर, द एग्जाम्पशन मिल जाएगी उस पर भी, और ये हमारा सेक्शन 10AA के अंतर्गत आता है। और डीमर्ज्ड कंपनी अगर ट्रांसफ़र करी अपने बिजनेस को किसी मतलब रिजल्टिंग कंपनी को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन फॉर टोनेज टैक्स स्कीम से पहले, मतलब टोनेज टैक्स स्कीम के एक्सपायरी होने से पहले, तो जो है उसको जो है अप्लाई हो जाएगी रिजल्टिंग कंपनी को भी, ठीक है, टोनेज टैक्स स्कीम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।